हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। आज पढ़ते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग का नेक्स्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग अ ग्रामरियंस फ्यूनरल। ग्रामरियन वैसे सिंपल भाषा में कहें तो एक व्याकरणविद होता है, लेकिन यहाँ पर एक विद्वान है। और फ्यूनरल का मतलब शव यात्रा। एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका अंतिम संस्कार या उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है आफ्टर हिज डेथ। और उस दौरान जो उनके डिसाइपल्स और रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, उनमें से जो चीफ डिसाइपल उनके बारे में जो बातें करता है वो इस पोएम में दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक्चुअली ये। कई सारे क्रिटिक्स का मानना है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक जर्मन राइटर हुए हैं, विद्वान हुए हैं, जिनका नाम था जोकोबस मिलिक्लियर्स ऑफ 15th सेंचुरी। उनके बारे में ये पोएम है, बट ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है। बट अगर कुछ आता है एग्जाम में तो यू कैन क्लिक दिस ऑप्शन, क्योंकि इसका रेफरेंस मिलता है। 1845 में जो उनका वर्क आया था ड्रामेटिक रोमांसेस, उसमें ये पोएम पब्लिश की गई थी। लाइक पोर्फिरियास लवर, द लास्ट राइड टुगेदर, माय लास्ट बचेस। इसके बाद ये भी उसी कैटेगरी में गिनी जाती है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ हाई क्वालिटी, जिसमें जो स्पीकर है वो है उनका गुरु का एक शिष्य, जो बहुत सारी उनके बारे में बात करता हुआ जाता है। अब ये पोएम सेट कहाँ है? एक जर्मन सिटी है जहाँ ये पोएम की सेटिंग है। टाइम पूछा जाता है कई बार, तो ये जो रेनेसा स्पिरिट थी या रेनेसा जो टाइम था, उस वक्त को रिकैप्चर करते हुए पोएम लिखी गई है। शॉर्टली आफ्टर द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन यूरोप का मतलब रेनेसा पीरियड से हो गया। सो लेट्स बिगिन। पहली लाइन में आप जस्ट इमेजिन कि एक शव यात्रा निकाली जा रही है और उनका स्पीकर जो चीफ डिसाइपल है वो बात कर रहा है, अपने बाकी साथियों से कह रहा है कि लेट अस बिगिन एंड कैरी अप दिस कॉर्प्स, कि आइए शुरू करते हैं यात्रा और कैरी अप ले चलते हैं अप ऊपर, क्योंकि उनको दफनाना है अपने गुरु को। कहाँ? एक बहुत ही उच्च स्थान पर। ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है, क्योंकि जिस तरह से उनके गुरु की जिंदगी एक उच्च प्रतिष्ठित जिंदगी उन्होंने जी है, तो उनको कहीं प्लेन एरिया में ना दफना करके वो ऊंचे स्थान पे दफनाएंगे, तो एक ऊंची पहाड़ी की तरफ ले जा रहे हैं। दिस कॉप्स का मतलब आप जानते ही हैं, डेड बॉडी। के आइए हम ले चलते हैं अपने गुरु को सिंगिंग टुगेदर, एक साथ गीत गाते हुए। जैसे कई धर्मों में जब शव यात्रा निकाली जाती है तो लोग कुछ ना कुछ चैंटिंग करते हुए, कुछ ना कुछ गाते हुए जाते हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म में कहते हैं कि राम नाम सत्य है टाइप, या जो भी जैसे चलता है, तो वो भी अपनी भाषा में कुछ गाते हुए जा रहे हैं। लीव वी द कॉमन क्रॉप्स द बल्गर थॉप्स। लीव हम छोड़ देते हैं, वी द कॉमन क्रॉप्स का मतलब क्या है? जो साधारण बाग बगीचे खेत खलिहान है उनको छोड़ते हुए। द बल्गर थॉप्स का मतलब क्या है? जो अनएजुकेटेड या असभ्य या कम पढ़े हुए लिखे लोग हैं, उनके बारे में कहा गया है कि हम उनके बाग बगीचे और उन असभ्य लोगों को छोड़ते हुए कहाँ ले जाएंगे? किसी ऊपरी चोटी पर, ऐसी जगह पर जहाँ हमारा जो गुरु है उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से जगह मिल जाए, उच्च स्थान मिल जाए, जहां उनको ले चलेंगे। ईच इन इट्स टेथर। वैसे टेथर का मतलब होता है खूंटी। जैसे जानवरों को उनकी खूंटी से बांध दिया जाता है, तो ठीक उस तरह से इनको बोल रहे हैं। बल्गर थॉप्स का मतलब कि वो भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, एक तरह से उनको जानवरों से ही कंपैरिजन कर रहे हैं, कि उनको उनकी टेथर या उनकी जो कॉटेज है उसमें वो पैक हैं, सो रहे हैं, उनको सोने दो। स्लीपिंग सेफ ऑन द बुजम ऑफ द प्लेन। जो प्लेन का एरिया है या जो प्लेन क्षेत्र है, वहां पर अपनी आराम से बनी हुई कॉटेजेस में सब सो रहे हैं, नींद के हवाले हैं। स्लीपिंग सेफ मतलब एकदम सेफली सो रहे हैं नींद की आगोश में। केयर्ड फॉर टिल कॉक प्रो। कब तक सोएंगे? जब तक कि मुर्गे की बांग उनको जगा नहीं देगी सुबह। लुक आउट इफ एंडर बी नॉट डे अगेन। देखो, जहां हम उनको लेके चल रहे हैं वहां बहुत ज्यादा दिन ना निकले। जहां वो लेके जा रहे हैं शव यात्रा को, तो उनका मतलब है कि वो अर्ली मॉर्निंग ही उनको दफना देंगे। बहुत ज्यादा दिन वहां पर, एंडर का मतलब क्या है? उस जगह की बात हो रही है जहां ये लेकर जा रहे हैं, कि दिन ना हो पाए, जल्दी जल्दी ले चलते हैं। रिमिंग द रॉक रो। और जब दिन निकल आएगा तो जो सूरज की किरणें हैं, रॉक रो का मतलब जो चट्टानें हैं पहाड़ी की, उनकी जो श्रृंखला है उस पे चमकने लगेंगी, लाइक रिम की तरह, मतलब श्रृंखलाबद्ध तरीके से रोशनी चमकने लगेगी। तो ऐसा ना हो, चलते हैं, जल्दी लेकर चलते हैं। दैट्स द एप्रोप्रिएट कंट्री। और यही एक एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, कंट्री का मतलब जगह, उपयुक्त जगह है उनके गुरु के लिए, क्योंकि वो इतने उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। देयर मैंस थॉट रेयरर इंटेंसर। और उस पहाड़ी पर जो लोग
बसे हुए हैं, उनकी थॉट कैसी है? रेरल है। रेरर मतलब बहुत ही दुर्लभ, और इंटेंसर मतलब ज़्यादा जो घनी, या कह सकते हैं कि वो लोग ज़्यादा अपनी लॉजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं। इंटेंसर का मतलब ज़्यादा थोड़ा दिमाग लगाते हैं चीज़ों में। दे आर एजुकेटेड पीपल। ये उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिस पहाड़ी पर, जिस एरिया में वो गांव या शहर बसा हुआ है, जहां वो अपने गुरु जी को दफनाने ले जा रहे हैं, उन लोगों की बात की जा रही है कि वो लोग कम से कम पढ़े लिखे हैं, और दे नो हाउ टू यूज देयर लॉजिकल पावर इन द सर्च ऑफ नॉलेज। तो वहां उनको दफनाना ठीक रहेगा। आगे कहते हैं, सेल्फ गैदर्ड फॉर एन आउटब्रेक एज इट आर्ट चिप्स इन सेंसर। और जिस तरह से एक सुगंधित अगरबत्ती जलाई जाती है और उसकी सुगंध फैल जाती है, ठीक उसी तरह से जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो थिंकिंग है, उनके विचार हैं, वो पूरी तरह से आसपास के एरिया में फैले हुए हैं। या जो लोग रह रहे हैं, दे आर ऑल सिविलाइज्ड पीपल, और आसपास का एटमॉस्फेयर भी, इट इज लाइक सिविलाइज्ड पीपल। देखने से ही पता चल जाएगा कि दे आर ऑल सिविलाइज्ड एजुकेटेड पीपल। लीव वी द अनलेटर्ड प्लेन इट्स हर्ड एंड क्रॉप। और हम छोड़ देते हैं अनलेटर्ड मतलब असभ्य लोगों को, अनपढ़ लोगों को, उनके खेत को, खेत खलियान को, उनके जानवरों को, उनकी फसलों को। मतलब हम इस साधारण जगह को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? उन सभ्य लोगों के एरिया में, जहाँ वो लोग रह रहे हैं पहाड़ी के ऊपर। सीख भी सेपल्टर। हम सेपल्टर मतलब क्या है यहाँ पे? कल्चर। हम कल्चर या उस ग्रेव यार्ड की खोज करेंगे जहाँ हमें जाना है। ऑन ऑल माउंटेन सिटी टू द टॉप क्राउडेड विद कल्चर। और जहाँ हम पहुँच रहे हैं, जो जिस ग्रेव यार्ड की खोज कर रहे हैं, वो जगह कैसी होगी? क्राउडेड विद कल्चर मतलब जो लोग रह रहे हैं वो एकदम पूरी तरह से वेल एजुकेटेड कल्चर्ड पीपल हैं। उनके बीच में अपने गुरुजी को दफनाने चल रहे हैं। ऑल द पीक्स सोर बट वन द रेस्ट एक्सेल्स। सारी चोटियां बहुत ऊंची हैं, लेकिन एक उन सबसे ज्यादा ऊंची है। एक्सेल्स का मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई बाकियों को हरा रही है अपनी ऊंचाई में। क्लाउड्स ओवरकम इट। और वो इतनी ऊंची है कि जिसको सिर्फ बादल ही जीत पा रहे हैं। मतलब बाकियों से बहुत ऊंची है, सिर्फ उससे ऊपर क्या है? बादल। नो यंडर स्पार्कल इज द सिटाडेल्स। तभी उनको एक रोशनी सी जलती दिखाई दे रही है, और वो एक किला बना हुआ है, फोर्ट्रेस। वहां पर जो वॉच टावर है, वहां की रोशनी दिख रही है। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो जो रोशनी है वो दिन नहीं निकला है एक्चुअली, वो एक फोर्ट्रेस में जल रहा जो वॉच टावर है, वहां पे जो रोशनी जल रही है वो दिखाई दे रही है। सर्कलिंग इट्स समिट। और वो रोशनी ऐसा लग रहा है कि उस पूरी पहाड़ की चोटी को सर्कल कर रही है, आसपास जगमगा रही है। इस तरह से वहां से दिख रहा है उन लोगों को, उनके डिसाइपल्स को, जो गुरु जी की डेड बॉडी को लेकर चल रहे हैं। जिधर आर पाथ लाइज। और वही हमारा रास्ता है, इसी रास्ते से हम पहुंचेंगे उस पहाड़ की चोटी पर। विंड वी अप द हाइट्स। विंड भी अप, हम आगे चढ़ेंगे। द हाइट्स मतलब ऊंचाइयों को। वेट ये द वार्निंग। और हाँ, बहुत ही वैसा रास्ता है, डेंजरस, रिस्की, तो आपको वार्निंग का भी इंतजार करना है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, सावधानी के साथ चलना है। आर लो लाइफ वॉज द लेवल्स एंड द नाइट्स। अब वो कंपेयर कर रहा है अपनी जिंदगी को और अपने गुरु की जिंदगी को। वो कह रहा है कि हमारी जो जिंदगी थी, इट वॉज द लेवल्स। लेवल्स का मतलब यहाँ पे है जो प्लेन एरिया है, वहाँ के जो ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे चरवाहागिरी, या खेती किसानी मजदूरी टाइप, कि हम लोग बस ऐसे ऑक्यूपेशंस में जुड़े रहे। मतलब हम हमेशा कमाने खाने में व्यस्त रहे, छोटे छोटे ऑक्यूपेशंस हमारे, बिजी रहे हम उन सब चीज़ों में। एंड द नाइट्स मतलब इग्नोरेंस। हमारी ज़िंदगी जो थी वो बहुत ही सिंपल साधारण थी, हम इग्नोरेंस के साथ जीते रहे, छोटे छोटे काम करके। लेकिन ही इज़ फॉर मॉर्निंग। लेकिन जो हमारे गुरु जी थे, वो, मॉर्निंग का मतलब यहाँ पे क्या है? अ न्यू बिगिनिंग, या कह सकते हैं कि मॉर्निंग का सिंबल है एक नई स्टार्टिंग। लेकिन हमारे जो गुरु जी थे, वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठे हुए थे। ही वॉज द सिंबल ऑफ द न्यू बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। ज्ञान की एक नई शुरुआत के प्रतीक थे। स्टेप टू अ ट्यून। वो कह रहे हैं कि जो हम गा रहे हैं, तो बस उसी हिसाब से हमारे कदम चलने चाहिए, हर ट्यून के साथ। स्क्वायर चेस्ट। हम अपने चेस्ट या जो अपने सीना तान करके चलेंगे। इरेक्ट ईच हेड। और हम अपने सिर को उठा करके चलेंगे, क्योंकि हम अपने गुरु जी को ले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात है, अपने इतने बड़े गुरु का सम्मान है हमारे लिए कि हम उनको दफनाने का उनको मौका मिल रहा है हम लोगों को। वेयर द बिहोल्डर्स। देखो किस तरह से लोग, बिहोल्डर्स का मतलब जो देखने वाले हैं, वेयर उनसे हम थोड़ा सावधान रहें, वो हमें देख रहे हैं, और हम उसी हिसाब से अपनी चाल को बना करके चलें। हम अपने आप को ये ना दिखाएं कि हम कोई रस्टिक या अनएजुकेटेड पीपल हैं।
दिस इज आर मास्टर, ये हमारे गुरु थे जिनको हम लेकर जा रहे हैं। फेमस, काम एंड डेड, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। काम का मतलब क्या है? आत्म संयमी थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा आत्म संयम था, जो कि अब नाउ ही इज डेड। उनको हम बोर्न मतलब ले जाए जा रहे हैं, ऑन आर शोल्डर्स, हम उनको अपने कंधे पर ढो रहे हैं या अपने कंधे पर ले जा रहे हैं। कहाँ? उस पहाड़ की चोटी पर दफनाने के लिए। स्लीप, क्रॉप एंड हर्ड, अब वो एक तरह से एड्रेस कर रहे हैं जो शिष्य हैं, सब लोगों को, जो सो रहे हैं उन लोगों को, रस्टिक लोगों को, कि स्लीप, सो जाओ, क्रॉप, फसल एंड हर्ड, मतलब तुम सब लोग सो जाओ, अपने जानवरों और फसल का ध्यान रखो, तुम तो बस यही लोग कर सकते हो, तुम्हारी यही जिंदगी है। स्लीप, डार्कलिंग थॉर्प एंड क्रॉप, डार्कलिंग थॉर्प का मतलब क्या है? कि जो अंधेरे में या अज्ञानता की, जो रोज अज्ञानता का जो अंधकार है उसमें जो दबे हुए लोग हैं, उनके साथ उस अंधकार में ही सोते रहो, पड़े रहो, सोते रहो। एंड क्रॉफ्ट का मतलब बाग बगीचे, तुम लोगों की यही है, यही तुम करो। सेफ फ्रॉम द वेदर, और मौसम बहुत अच्छा है, सारी चीजें तुम्हारे उपयुक्त हैं, तो तुम खूब आराम से सोते रहो और हमें डिस्टर्ब नहीं करो, हम अपने गुरु को लेके जा रहे हैं उस पहाड़ की चोटी पर। ही whom we convey to his grave aloft, ही मतलब वह, गुरु जी के लिए कह रहे हैं। whom we convey का मतलब क्या? जिनको हम लेके जा रहे हैं, to his grave, उनकी कब्र में, aloft मतलब जो कि ऊपर स्थित है, कहाँ? पहाड़ की चोटी पर, जहाँ एक शहर बसा हुआ है कल्चर्ड पीपल का, वहां लेके जा रहे हैं। सिंगिंग टुगेदर, हम सब एक साथ गाते हुए जा रहे हैं, जैसे कुछ अपना गीत गा रहे हैं, राम नाम सत्य है टाइप का, जो भी हो। ही वॉज अ मैन बोर्न विद दाई फेस एंड थ्रोट, लिरिक अपोलो, अपोलो क्या एक्चुअली ये सन गॉड है, एंड ही इज गॉड ऑफ म्यूजिक एंड पोइट्री ऑल्सो, कविता और संगीत के भी ये गॉड हैं। तो वो इनसे तुलना कर रहे हैं शिष्य अपने गुरु की, कि ही वॉज अ मैन, वह भी एक ऐसे व्यक्ति थे, बोर्न विद दाई फेस, कि जितने जितने हैंडसम आप हो, ठीक वैसे ही हमारे गुरुजी भी हैंडसम थे। और थ्रोट का मतलब कि जितने अच्छे आप गा सकते हो कविताएं, संगीत, मेरे गुरुदेव भी लगभग वैसे ही क्षमता वाले थे, उनके अंदर भी वही टैलेंट थी जो आपके पास है। ही वॉज नो लेस देन यू इन एनी मैटर, वेदर इट इज म्यूजिक, आर्ट, जो भी है, किसी भी मामले में वो आपसे कम नहीं थे। तो लिरिक अपोलो से तुलना कर दी है उनके शिष्य ने अपने गुरु की। लॉन्ग ही लिव्ड नेमलेस, बहुत लंबे समय तक वो नेमलेस, क्योंकि वो उन्होंने अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया, वो सिर्फ अपने लिए ही उन्होंने ज्ञान एकत्र किया, तो बहुत दिनों तक वो गुमनामी की जिंदगी जीते रहे। हाउ शुड स्प्रिंग टेक नोट, विंटर वुड फॉलो, और जब हम, ये बात सब पर लागू होती है कि जो बसंत ऋतु है वो, उसकी तुलना क्यों करेगी कि कभी सर्दी भी आएगी, या जब तक हम जवान हैं, हमारा शरीर एकदम स्वस्थ है, हम खूब दौड़ते भागते खेलते कूदते हैं, हम भूल जाते हैं कि कभी बुढ़ापा भी हमारे लिए आएगा। ठीक उसी हिसाब से जब उनके गुरु थे, जब वो जवान थे, ही वॉज इन यूथ, ही डिडंट केयर अबाउट हिज विंटर, का मतलब उन्होंने अपनी ओल्ड एज के बारे में सोचा भी नहीं, ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब ही नेवर थॉट कि क्या कभी बुढ़ापा भी आएगा, ही नेवर थॉट, ऐसा मतलब कहते हैं वो। और यही सब पर लागू होता है। वी आर ऑल्सो फॉरगेटफुल अबाउट ऑल द ओल्ड एज विच इज अबाउट टू कम इन आवर लाइफ। टिल लो, जब तक कि, टिल लो मतलब जब तक कि, देखो, द लिटिल टच, अचानक से बदलाव आया, एंड यूथ वॉज गोन, और जैसे ही जवानी उनकी ढली, बुढ़ापा आ गया देखते ही देखते। ये एक रेफरेंस है कि टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, जवानी के बाद बुढ़ापा आ गया उन पर। क्रैम्प्ड एंड डिमिनिश्ड, क्रैम्प्ड का मतलब जो मसल्स में क्रैम्पिंग हो जाती है, जो हमारी मसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, दर्द होता है उनमें। एंड डिमिनिश्ड का मतलब उनकी स्ट्रेंथ भी डिमिनिश, कम हो जाती है, धीरे धीरे उनकी मसल्स पावर कम होती गई, और वो पूरी तरह से दर्द में तड़पते थे, दर्द बहुत ज्यादा उनको होने लगा मसल्स में, और उनकी स्ट्रेंथ गायब हो गई, बुढ़ापे में ऐसा होता है। मोन्ड ही, अब उन्होंने, जैसे मान के चलो कि उन्होंने कहा हो, मोन का मतलब क्या होता है? कराह करके कहना, कि न्यू मेजर्स, न्यू मेजर्स का मतलब नए, न्यू डांसर्स कह सकते हैं कि नए नाचने वाले, मेरा रोल खत्म हो गया, अब नए नाचने वाले, नए रोल करने वालों को बुलाओ। अदर फीट एनन, कुछ नए कदम पड़ेंगे, ये स्टेज जिस पर मैं अभी तक डांस कर रहा था, अब वो मेरे लिए खाली हो चुकी है, कोई और आए, मेरे पैरों में ताकत नहीं बची है। न्यू डांसर्स शुड बी ब्रॉट, नए बुलाए जाएं। माई डांस इज फिनिश्ड, और मेरा जो रोल था, मेरा नृत्य पूरा हो चुका है, मेरा जो रोल था वो खत्म हो गया, ऐसा मानो उन्होंने कहा हो। लेकिन इसमें आयरनी ये है कि नो, नहीं, दैट्स द वर्ड से,
ये जो बात अभी कही गई थी कि नए डांसर्स को बुलाओ, मेरा डांस खत्म हो गया, कौन कहता है? ये आम आदमी कहता है, इनके गुरु ने ये बात नहीं कही है। नो, दैट्स द वर्ल्ड से वे, ये सिर्फ दुनियादारी के कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, उनका कहा हुआ होता है। वो ऐसा, इनके गुरुदेव इन सब चीजों से ऊपर थे, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा ऐसा नहीं करूंगा। अब ये जो अपने साथ चल रहे हैं उनको कह रहे हैं कीप द माउंटेन साइड मेक फॉर द सिटी। कीप द माउंटेन साइड मतलब जो माउंटेन की तरफ जो रास्ता है वो हमको कहाँ पहुंचाएगा? उस सिटी की तरफ जो कि शहर बसा हुआ है, कहाँ? उस पहाड़ी पर जहाँ हम चलेंगे। तो याद दिलाता रहा है बीच बीच में अपने गुरुदेव के बारे में बताते हुए अपने जो साथी हैं उनको भी कि इस रास्ते से चलना है। ही न्यू द सिग्नल। ही किसके लिए आ रहा है? गुरुदेव के लिए। वो जानते थे द सिग्नल की बुढ़ापा आ गया है, और सिग्नल है अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ, कि उनकी मृत आने वाली है। इट वॉज द सिग्नल बाई ओल्ड एज एंड स्टेप ऑन विद प्राइड ओवर मेन्स पिटी। और जब लोगों ने उनको सहानुभूति दिखाई कि आप बहुत बूढ़े हो गए हो, आराम करो, ऐसा वैसा आपके बस की बात नहीं है, तब उन्होंने, उनके गुरुदेव ने बहुत ही गर्व के साथ अपनी आपको ऐसा नहीं बताया कि मैं आपकी दया का पात्र हूँ, बल्कि बड़े गर्व के साथ उनकी दया को कुचल दिया। स्टेप मतलब उससे आगे निकल गए, या यूं कहिए कि लोगों के सिंपैथेटिक जो वर्ड्स थे उनका इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और उनको इग्नोर करते हुए वो अपने काम में लगे रहे। वो काम क्या था? टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज, और ज्यादा उनको ज्ञान प्राप्त करना था, उसमें लगे रहे, इग्नोरिंग द पिटीफुल वर्ड्स ऑफ द पीपल। लेफ्ट प्ले फॉर वर्क। और उन्होंने जो भी, प्ले का मतलब यहाँ पे क्या है? जो भी आनंदमयी कार्य होते हैं जिनसे इंसान को मजा आता है काम करने में, खेलने में, या जो भी, जैसे वो सारे छोड़ दिए। किसके लिए? फॉर वर्क, कार्य के लिए। कार्य क्या है? टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज, और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए उन्होंने जो भी ऐशो आराम थी, लग्जरियस जो चीजें थी, वो सब त्याग दी। एंड ग्रैपल्ड विद द वर्ल्ड। ग्रैपल का मतलब होता है कुश्ती लड़ना, और स्ट्रगल करना, कुश्ती लड़नी शुरू कर दी, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। विद द वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑल द एक्सपीरियंस एंड ऑल द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड बेंट ऑन escaping, जो कि उनकी पहुंच से, बेंट ऑन का मतलब क्या है? जैसे झुका होना, या अडिग होना, या आतुर होना। ऑन escaping का मतलब बच जाना, कि जो भी ज्ञान उनकी पहुंच से बचने के लिए आतुर था, वो उस ज्ञान से कुश्ती लड़ने लगे, स्ट्रगल करने लगे कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना, आई हैव टू गेन एवरी नॉलेज, मुझे हर टाइप का नॉलेज गेन करना है। ऐसा वो सोच के चलने लगे। तो उस नॉलेज के वो पीछे पड़ गए कि चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे कुश्ती लड़नी पड़े, या कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, बट आई हैव टू गेन एवरी टाइप ऑफ नॉलेज, आई कैन नॉट लेट इट स्लिप फ्रॉम माई हैंड्स, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। व्हाट्स इन द स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब क्या है? कि जो कागज मुड़े हुए रखे हैं उनमें क्या छिपा हुआ है, क्या रहस्य है? कोत ही, उन्होंने कहा, दाउ कीप्स फर्ड। और जो तुम कागज जो फड़फड़ा रहे हैं, या जो छिपे हुए रखे हैं, गोल मटोल बंडल है बुक्स का, किताबों का, उनसे मुझे पता करना है कि उनमें कौन सा रहस्य है। शो मी देयर शेपिंग, मुझे उनका ट्रू नेचर जानना है। कोई भी ज्ञान है, या कह सकते हैं कि ज्ञान का जो गूढ़ रहस्य है, डीपेस्ट सीक्रेट है, वो मुझे पता करना है। मैं यूं ही नहीं जाने दे सकता। आई हैव टू नो एवरीथिंग रिलेटेड टू द नॉलेज। फिर कहते हैं कि देयर्स हु मोस्ट स्टडीड मैन, ने कौन सी बुक्स पढ़नी है? उन लोगों की जिन्होंने इंसानी स्वभाव को बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है। स्टडीड मैन का मतलब इंसान की जिंदगी, उसके स्वभाव को बहुत अच्छे से जाना है। किन लोगों ने? बार्ड मतलब कवि, और सेज का मतलब यहाँ पर फिलोसफर, कवि और दार्शनिक लोगों की किताबों को मुझे पढ़ना है, और मुझे भी उससे ज्ञान लेना है कि आखिर क्या उन्होंने इंसान के बारे में लिखा है। गिव मतलब बताओ मुझे, आपका जो नॉलेज है बुक्स का, बुक्स को कह रहे हैं एक तरह से, कि जो भी आपने छिपा रखा है अपने अंदर, मुझे वो सारा नॉलेज दे दो। तो ही गाउंड हिम, और इस तरह से उसने अपने आप को सुसज्जित किया। किसने? गुरु जी ने अपने आप को इस तरीके से सुसज्जित किया। किस चीज से? ज्ञान से। स्ट्रेट गॉट बाई हार्ट, और पूरे मनोयोग से, पूरे मन से उन्होंने किताबों को पढ़ा। बुक टू इट्स लास्ट पेज, मतलब कोई भी ज्ञान उनको अगर प्राप्त करना होता था, तो उसको वो एंड तक, उसके लास्ट पेज तक बुक को पढ़ना का मतलब कि कोई भी ज्ञान है उसकी तह तक जाते थे। यूं नहीं कि किसी भी टॉपिक का उनको सिर्फ अधूरा ज्ञान हो, वो उसकी तह तक जाया करते थे। लर्नेड वी फाउंड हिम। और जब हम अपने गुरुदेव के पास आए तो हमने उनको कैसा पाया?
लर्नेड मतलब पूरी तरह से विद्वान, पूरी तरह से ज्ञाता हमने उनको पाया जब हम उनके शिष्य बने थे। या बट वी फाउंड हिम बाल्ड टू, हाँ, हमने उनको ज्ञाता पाया, लेकिन हमने उनको ऐसा भी पाया, वी फाउंड हिम बाल्ड टू, हमने देखा कि उनके बाल गिर चुके थे, ही वॉज बाल्ड। आईज लाइक लेड, उनकी आंखें ऐसा लग रहा था कि जैसे कठोर हो गई हो शीशे की तरह। एक्सेंट्स अनसर्टेन, इसके अलावा उनके स्पीच में भी दिक्कत आ गई थी, इतना ज्यादा मतलब उनको कोई डिफॉर्मिटी टाइप हो चुकी थी। एक्सेंट्स अनसर्टेन मतलब उनकी स्पीच भी उतनी क्लियर नहीं थी, समझ में नहीं आता था कि वो क्या कह रहे हैं जब हमने उनको पाया। ग्यारह ज्ञाता तो बहुत थे, लेकिन शारीरिक रूप से ये कमियां उनके अंदर आ चुकी थी। टाइम टू टेस्ट लाइफ, अब वक्त आ गया है, जो नॉलेज मैंने गेन किया है उसको मैं टेस्ट करूं, नाउ एंजॉय करूं उन सब चीजों को जिंदगी में जो एंजॉय करने वाली हैं। अनदर वुड हैव सेड, बाकी लोग ऐसा कहते हैं, फिर से वही बात आ गई जो अभी उन्होंने कही थी कि मैं नहीं कहता, गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा, बाकी लोग अगर कोई और होते विद्वान तो वो ऐसा कहते हैं कि टाइम टू टेस्ट लाइफ, अब जो गेन किया है उसका एंजॉय किया जाए, लेकिन उनके गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा। अब विद द कर्टेन, कोई और कहता है कि चलो पर्दा डाल दो, मेरा रोल खत्म हो गया, अब मैं और कुछ नहीं सीखूंगा, माई एक्ट हैज बीन फिनिश्ड। एंड जैसे नहीं स्टेज पे पर्दा डाल दिया जाता है कि ठीक है भाई पर्दा डाल दो, मेरा रोल खत्म हो गया, लेकिन ऐसा इनके गुरुदेव ने नहीं कहा। दिस मैन सैड रादर, इस आदमी ने, गुरुदेव ने क्या कहा, एक्चुअल लाइफ कम्स नेक्स्ट, कि जो अगली लाइफ होगी, एक्चुअल वास्तविक जिंदगी है, वो कब होगी, नेक्स्ट मतलब आफ्टर डेथ, मैं वो जिंदगी जीना चाहूंगा, ये जिंदगी तो मैं अपने हिसाब से जैसे भी होगा, एक्चुअल लाइफ कब होगी, आफ्टर डेथ। पेशेंस अ मोमेंट, इसलिए इंतजार करो, किस बात का, जब तक डेथ नहीं हो जाती है, डेथ के बाद ही एक्चुअल लाइफ बिगिंस होती है, ये इनका मानना था। ग्रांट, मान लिया, आई हैव मास्टर्ड लर्निंग्स क्रैप्ड टेक्स्ट, ग्रांट मतलब मान लो कि आई हैव मास्टर्ड, मैंने सीख लिया है, लर्निंग्स मतलब ज्ञान के, क्रैप्ड का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, मैंने बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाले जो टेक्स्ट हैं वो मैंने पढ़ लिए हैं, मैंने मान लिया, मैंने जान लिया है, लेकिन स्टिल देयर इज द कमेंट, लेकिन फिर भी जो कमेंट्री है या जो रेफरेंसेस हैं तमाम वर्क्स के होते हैं वो तो अभी भी पढ़ने बाकी हैं। इतना सब कुछ सीखने के बाद भी जो कमेंट्रीज है लोगों की वो मुझे पढ़नी बाकी है, बहुत सारे विद्वानों की। लेट मी नो ऑल, और मैं वो सब जानूंगा, मुझे वो सब जानने दो, मुझसे ऐसी बातें मत करो कि प्रेट नॉट ऑफ मोस्ट और लीस्ट, मुझसे ये मत कहो, प्रेट नॉट मतलब मत कहो कि क्या ज्यादा क्या कम, क्या पेनफुल और क्या इजी, क्या मुश्किल क्या आसान, क्या कम क्या ज्यादा, ये बातें मेरे लिए नहीं है, मुझसे ये बातें मत कहो, मुझे सब कुछ जानने दो, लेट मी नो ऑल, मुझे सब जानने दो, मैं सारा ज्ञान एकत्र करके ही मानूंगा। इवन टू द क्रम्स, यहाँ तक कि आई वुड फेन ईट अप द फीस्ट, की कोई दावत चल रही थी और दावत खत्म हो गई है, अब क्या बचे हैं, सिर्फ टुकड़े ही बचे हैं उन बर्तनों में, दावत खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं उन टुकड़ों तक या जो नॉलेज है उसके लास्ट वर्ड तक मैं जाऊंगा, मैं उस नॉलेज की तह तक जाऊंगा, जैसे यूलिसिस कहा करता है कि आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, कि मैं तह तक, जिंदगी का मजा कहाँ तक लूंगा, तह तक, तो मैं तह तक जाऊंगा उस दावत के, मान के चलो मुझे भले ही वहां पर सिर्फ क्रम्स मिले, टुकड़ा ही मिले जो रह जाता है कई बार भोजन का, वही मिल जाए, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड ए नॉर फील क्विजी, क्विजी का मतलब क्या है, जैसे कई बार पेट भर जाता है हमारा, जो जी जो है खराब हो जाता है, वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, तो वो कह रहा है कि मैं चाहे भले टुकड़ा टुकड़ा चुनता रहूं उस दावत में, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को वॉमिटिंग जैसा फील नहीं करूंगा, या मेरा मन कभी नहीं भरेगा उन टुकड़ों से। आई विल ऑलवेज कंटिन्यू माई सर्च फॉर द नॉलेज, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक क्रम्स। ओह सच अ लाइफ एज ही रिजर्व टू लिव, ऐसी जिंदगी उन्होंने जीने का रिजर्व डिसीजन लिया था, और ऐसी जिंदगी ही मेरे गुरुदेव ने जी, ये शिष्य कह रहा है। वेन ही हैड लर्न इट, जब उन्होंने ये सब सीख लिया, वेन ही हैड गैदर्ड ऑल बुक्स हैड टू गिव, जब उन्होंने ये भी सीख लिया कि कैसे उन बुक्स में उनको क्या से क्या नॉलेज मिल सकता है, जब उन्होंने वो सारा नॉलेज ज्ञात कर लिया, सूनर ही स्पर्न्ड इट, जब तक कि वो उन्होंने नॉलेज ज्ञान ज्ञात नहीं कर लिया पूरी तरह से, तब तक उन्होंने उस चीज को, स्पर्न का मतलब होता है त्याग देना, तब तक, जैसे ये जो लाइन है अगली, कि इस टाइप की जिंदगी उन्होंने सीखी, और जब तक वो पूरी तरह सीख नहीं गए उस टॉपिक को या किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, तब तक उन्होंने उसको त्यागा नहीं, या तभी त्यागा जब पूरी तरह से सीख लिया जिंदगी का कोई पहलू,
तभी वो माने। तो कब त्यागा? जब पूरा सीख लिया, उससे पहले उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। इमेज द होल। अब वो अपने बता रहा है, ये वो सजेशन है जो उनके गुरुदेव उनको अपने शिष्यों को दिया करते थे कि इमेज द होल, कि पहले आप जो प्रोजेक्ट सोच रहे हो, कोई लाइफ का कोई प्रोजेक्ट, तो पहले उसकी पूरी एक इमेज बना लो, अपने मन में कल्पना कर लो कि कैसा बनेगा, देन एग्जीक्यूट द पार्ट्स। और फिर धीरे धीरे उसको आप वन बाय वन एक एक हिस्सा उसका कंप्लीट करो। या कोई भी अचीवमेंट आपको जिंदगी में चाहिए तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप तैयारी करो। For example, you are preparing for any exam, then definitely you will have to follow the some steps। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप पूरा सिलेबस पढ़ डालें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या एक दिन में आप सारी चीजें गेन कर लें, ये भी पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली you will have to go step by step for your preparation to get success in that certain type of exam you are planning। तो कहते हैं कि फैंसी द फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब यहाँ पे क्या है? बिल्डिंग। कि पहले जब आप जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, पहले उसकी एक इमेजिनेशन बनाओ कि आखिर वो कैसी बनेगी, उसकी डिजाइन अपने मन में बना लो। और आगे कहते हैं कि क्वाइट आर यू विल्ड, इससे पहले कि आप बनाते हो पूरी तरह से, उससे पहले आप क्या करो, उसको इमेजिनेशन में लेकर आओ कि क्या है। और स्टील स्ट्राइक फायर फ्रॉम क्वार्ट्ज का मतलब क्या है? कि इससे पहले कि जो पत्थर हैं उनमें से आग निकले, या आपके जो औजार हैं वो आप पत्थरों को नए शेप में बनाओ। क्या करने के लिए? मकान बनाने के लिए। उससे पहले आप उसका पूरा ढांचा अपने मन में तैयार कर लो, उसका खाका अपने मन में तैयार कर लो, वही जरूरी है। और मोर्टार डैब ब्रिक, इससे पहले कि आप सीमेंटेड जो हैं और उनको ब्रिक आप जोड़ते हो एक एक करके बिल्डिंग बनाने के लिए, उससे पहले आप उनको एक प्रोजेक्ट नुमा एक इमेजिनेशन में बना के तैयार कर लो, तभी आप अच्छे से बना पाओगे। हेयर इज द टाउन गेट रीच्ड, ये शहर जहां ये जा रहे हैं उसके गेट पर ये पहुंच चुके हैं। देयर इज द मार्केट प्लेस गेपिंग बिफोर अस, और ये मार्केट का एरिया है जो हमारे सामने, गेपिंग मतलब वाइड ओपन, दूर दूर से हमें दिख रहा है खिला हुआ। हम यहाँ पहुंच चुके हैं। ये बात किसके लिए की गई है? जो सारे लोग उनको लेकर जा रहे हैं डेड बॉडी, उन सबके लिए कह रहा है डिसाइपल। ये सारी बातें बताते हुए उसका रास्ता जो शव यात्रा का चल रहा है, जिस पे वो लोग जा रहे हैं, वो चल ही रहा है। साथ ही साथ वो अपने गुरु के बारे में उनकी लाइफ स्टोरी बताता हुआ चल रहा है शिष्य। तो ये लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? उस टाउन के गेट पर जहां वो दफनाने की जगह ढूंढ रहे हैं। या दिस इन हिम वॉज द पेक्यूलियर ग्रेस, बता रहे हैं कि हाँ, ये हमारे गुरु के अंदर एक खास आदत थी। ग्रेस का मतलब यहाँ पे क्वालिटी थी, एक खास। वो खास आदत क्या थी? लगे रहना, मेहनत करना, और जल्दी गिव अप नहीं करना। हार्ट एंड आर कोरस, वो कह रहे हैं कि अब हम शहर में आ ही गए हैं तो हमारा जो गाना है वो थोड़ा हार्ट एंड मतलब उसे स्पीड और बढ़ा दो, थोड़ी गति बढ़ा दो, थोड़ा और तेज गाओ, जिससे कि लोग समझ जाएं, जान जाएं कि यस, वी हैव कैरिड आर ग्रामेरियन टू द ग्रेव वेयर वी आर टू bury him in the grave, that before living he would learn how to live। ये खास आदत थी क्या? कि जिंदगी जीने से पहले उन्होंने जीने का सलीका ढूंढा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए जिंदगी उन्होंने नहीं जी, जिंदगी जी कैसे जाए, किस सलीके से नॉलेज गेन करते हुए, वो उन्होंने पहले सीखा। नो एंड टू लर्निंग, और वो ये मानते थे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने का कोई कभी अंत नहीं होता है। ये बात सच है। जाहिर सी बात है कि हम हर हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और जो ट्रू लर्नर्स होते हैं वो कभी भी ये नहीं कहते कि यस वी नो एवरीथिंग। वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो लर्निंग का कोई एंड नहीं होता। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल फैक्ट, और ये बात सब पर लागू होती है, ऑल द ऑनेस्ट लर्नर्स जो सीखना चाहते हैं उनके ऊपर। अर्न द मीन्स फर्स्ट, गॉड श्योरली विल कंट्राइव। उन्होंने कहा कि जो साधन है किसी जो अचीवमेंट है उसको गेन करने का, जो साधन है, पहले आप उस साधन को अपनाओ। ये इनके गुरुदेव इनसे कहा करते थे, इनके शिष्यों से अपने, कि पहले आप उस साधन को किसी अचीवमेंट को प्राप्त करने का जो साधन है, पहले उसको सीखो, उसको कमाओ। और गॉड श्योरली विल कंट्राइव, और भगवान जरूर ही कोई ना कोई, कंट्राइव का मतलब कोई ना कोई रास्ता देगा तुम्हें उन साधनों को इस्तेमाल करने का। यूज फॉर आर अर्निंग, भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता हमें बताएगा। अगर हमने कुछ सीखा हुआ है तो डेफिनेटली हमारा जो नॉलेज है कहीं ना कहीं हम उसको इस्तेमाल जरूर करेंगे। लर्निंग कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। ये बात बताई गई है। अदर्स मिसट्रस्ट,
दूसरे लोग इस बात पे भरोसा नहीं करते हैं। अदर्स मिसट्रस्ट मतलब दूसरे लोग भरोसा नहीं करते हैं से और कहते हैं कि बट टाइम escapes कि समय बहुत जल्दी गुजर जाता है और इस बात को हम क्यों लर्निंग करते रहे और तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे, हम कब सीखेंगे और कब हम कुछ कर पाएंगे, कब जिंदगी एंजॉय करेंगे। लिव नाउ और नेवर, ये लोग कहते हैं कि अभी जिंदगी जी लो क्योंकि आगे का क्या भरोसा है। इस बात को भी लोग कहते हैं कि सही बात है भाई, वर्तमान पे ध्यान दो, भविष्य में क्या पता क्या होगा, पास्ट हो ही चुका है। तो ये भी कहीं न कहीं प्रैक्टिकली कुछ लोगों पर लागू होती है, सही भी है। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव जो हैं ये इस बात को नहीं मानते थे इनके। वो कहते हैं कि ही सेड व्हाट्स टाइम, समय क्या है? समय क्या है भाई? समय का मतलब कि समय क्या है, ऐसा नहीं है कि हम खत्म हो जाएँगे। खत्म क्या होता है? इट्स जस्ट बॉडी, हमारा ह्यूमन बॉडी ही खत्म होती है। आत्मा तो अजर-अमर है, उसके लिए समय की कोई बात नहीं है। लीव नाउ फॉर डॉग्स एंड एप्स, और जो समय है या वर्तमान के जो ऐशो-आराम है, आनंद है, वो किनके लिए छोड़ दो? डॉग्स और एप्स मतलब जो बंदर, कुत्ते हैं, उनके लिए छोड़ दो। मैन हैज़ फॉरएवर, जो ट्रू मैन है या उसकी जो आत्मा है वो अजर अमर है, उसके लिए समय हमेशा बना रहेगा, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो हम ये जो लग्ज़रियस लाइफ़ जीने की बात कर रहे हैं प्रेज़ेंट में, ऐशो-आराम की बात कर रहे हैं, उसको किनके लिए छोड़ दो? डॉग्स और ऐप्स, या ऐसे इंसानों के लिए जिनकी जानवरों वाली वृत्ति है। इनकी वृत्ति जानवरों वाली नहीं है, तो कह रहे हैं कि व्यक्ति के पास समय की कभी कमी नहीं, क्योंकि द रियल लाइफ़ स्टार्ट्स इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आफ्टर डेथ। ये एक फिलोसफिकल अप्रोच है। बैक टू हिज बुक देन, और फिर वो अपनी बुक में ये सब ज्ञान देने के बाद अपनी बुक में चले गए। डीपर ड्रूप्ड हिज हेड्स, और अपना सिर उन्होंने और अच्छे से और ज्यादा झुका लिया। जब बीमार तो पहले से ही थे थोड़े बहुत, अब क्या हुआ? कैलकुलस रैक्ड हिम, कैलकुलस मतलब जो पथरी बन जाती है कई बार किडनी की, गॉल ब्लैडर की। तो इस तरह की जो एक पथरी थी वो उनकी किडनी या यूरिनरी ब्लैडर जो भी उसमें बन गई। लेडन बिफोर हिज आईज ग्रीव ड्रॉप्स ऑफ लेड, इससे पहले ही उनकी आंखें पथरीली हो चुकी थी, आईसाइट वीक हो चुकी थी। अब वो ऐसा लग रहा था कि एकदम और ज्यादा, जैसे जो शीशे का एक बुरादा होता है, ड्रॉस या तलछट या गंदगी, तो उनकी आंखों में और ज्यादा गंदगी जमा हो गई या उनकी आंखें और कमजोर हो गई, आईसाइट और ज्यादा कमजोर हो गई, कैलकुलस तो हो ही गया, आंखें भी कमजोर हो गई। टसिस अटैक्ड हिम, टसिस क्या है? इट्स लाइक कफ, एक खांसी जो कि ब्रोंकियल होती है, वो उनको अटैक करने लगी और ज्यादा उनको खांसी आने लगी, अस्थमैटिक टाइप। नाउ मास्टर टेक अ लिटिल रेस्ट, ये बात इनके शिष्य ने इनसे कही गुरु जी कि भैया अब आप बहुत थक चुके हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, थोड़ी रेस्ट कर लीजिए। लेकिन नॉट ही, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं बेटा, मैं रेस्ट करने वाला इंसान हूँ ही नहीं, और मैं लगा रहूंगा अपने काम में। ये उन्होंने कहा, उनके अपने शिष्य की एडवाइस पे ध्यान ही नहीं दिया आराम करने की। कॉशन रीडबल्ड, अब ये शिष्य बता रहा है अपने दूसरे साथियों को कि सावधानी जो है डबल कर दो, क्योंकि अब जो रास्ता है वो कैसा हो चुका है? नैरो हो चुका है। और हम तो अब्रेस्ट का मतलब क्या है कि इस तरह से चलेंगे कि दो लोग ही साथ साथ चल पाएंगे, ज्यादा भीड़ साथ साथ नहीं चल पाएगी, क्योंकि रास्ता वे विंड्स नैरोली, तंग वाला रास्ता आ चुका है पहाड़ी पे चढ़ने का। नॉट अ विट ट्रबल्ड, अपने गुरु को इन्होंने जो सलाह दी थी, उससे वो एक अंश भी परेशान नहीं हुए। उनको अपनी परेशानियों से फ़र्क नहीं पड़ा। नॉट अ विट का मतलब एक अंश भी उससे वो प्रभावित नहीं हुए और लगे रहे अपने नॉलेज गेन करने में। बैक टू हिज स्टडीज़, फिर से अपने अध्ययन में डट गए, जुट गए। फ्रेशर दैन एट फर्स्ट, ऐसा लग रहा था कि एकदम और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा फ्रेशर या पहले से ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं उस ज्ञान में। फियर्स एज ड्रैगन, जैसे एक ड्रैगन होता है जो उड़ता हुआ सांप जिसकी कल्पना की जाती है, चाइना को बोला जाता है ड्रैगन। तो ठीक उस हिसाब से फियर्स मतलब एकदम जैसे वो अपने शिकार पे टूट पड़ता है एकदम भयानक तरीके से, खतरनाक तरीके से, वैसे वो अपनी स्टडीज पे, बुक्स पे टूट पड़े। ही, वह सोल हाइड्रोप्टिक, एक प्यासी आत्मा के साथ, सोल हाइड्रोप्टिक का मतलब प्यासी आत्मा के साथ, विद अ सैक्रेड थर्स्ट, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पवित्र प्यास हो, ऐसी आत्मा लेकर के, ज्ञान की प्यास लेकर के वो बुक्स पे टूट पड़े। सक्ट एट द फ्लैगन, जैसे एक प्यासा व्यक्ति जो है कभी वाइन, जो फ्लैगन का मतलब क्या है? इट्स बॉटल, वाइन की बॉटल, उस पे टूट पड़ता है, पीने लगता है, वैसे ही वो ज्ञान की जो किताबें थी उन पे टूट पड़े और उनको एक जैसे वाइन पीने वाले व्यक्ति की तरह पूरी तन्मयता के साथ उस ज्ञान को कलेक्ट करने लगे, उस नॉलेज को कलेक्ट करने लगे।
ओह इफ वी ड्रॉ अ सर्कल प्रीमेचर, ये लाइन मुझे काफी पसंद है और प्रैक्टिकली बहुत अच्छी लगती है कि ओह इफ वी ड्रॉ अ सर्कल प्रीमेचर, कि यदि हम सर्कल प्रीमेचर का मतलब क्या है कि यदि हमारा टारगेट बहुत छोटा सा है, हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हमें इतना ही करना है, हीडलेस ऑफ फार गेन, और हम बहुत हीडलेस मतलब क्या है, केयरलेस या बिना ध्यान दिए, फार गेन मतलब जो हमें भविष्य में मिलने वाला जो लाभ है उसको हम नजरअंदाज करके तुरंत जो लाभ कमाने वाला काम करने लगते हैं। ग्रीडी फॉर क्विक रिटर्न्स, हम सोचते हैं बहुत जल्दी हमें तुरंत उसका फल मिल जाए जो हम करने जा रहे हैं। तो श्योर इस बात का पक्का मानो, आप यकीन मानो कि बैड इज आवर बार्गेन, तब हमारा जो बार्गेन है या जो हमारा लक्ष्य है वो वास्तव में बुरा है। ये बात सही है कि परफेक्शन जो है किसी भी फील्ड में cannot be achieved in a day. If we have great targets in our life, then we have to go step by step, then we have to be dedicated towards it, then we have to apply all our devotion to our target. Definitely, only then we will be able to get that. ऐसा नहीं है कि 1 महीने, 2 महीने या कुछ 2-4 महीने की तैयारी से कुछ हो जाए। डेफ़िनेटली ऐसा कभी नहीं होता और ये आपके साथ भी नहीं हो पाएगा डेफ़िनेटली। तो ये लाइनें काफ़ी प्रैक्टिकल हैं कि अगर हम बहुत जल्दी चाहते हैं कुछ अचीव करना, तो हमारा वो बार्गेन या जो हमारा सौदा, हमारा टारगेट वास्तव में बुरा है। वी हैव टू रीएनालाइज़ इट। आगे कहते हैं कि वाज़ इट नॉट ग्रेट? क्या ये उनका महान काम नहीं था? अपने गुरु की बात कर रहे हैं कि अपने आप को डेडिकेट कर देना बीमारियों को नज़रअंदाज करते हुए उस ज्ञान के प्रति और ज़्यादा ज्ञान लेने के प्रति, क्या ये महान बात नहीं थी? डिड नॉट ही थ्रो ऑन गॉड, और क्या उन्होंने अपना पूरा भरोसा भगवान पे नहीं छोड़ दिया था? ही लव्स द वर्तन, वर्तन का मतलब यहाँ पे क्या है? रिफ्रेन जो वो गीत गा रहे हैं उनके शिष्य, वो कह रहा है कि अगर हमारे गुरुदेव होते उनको ये रिफ्रेन बहुत पसंद था। तो वो गाते रहिए, बार-बार रिफ्रेन जो गीत में उनके आ रहा है, जो शोक गीत को गाते हुए ले जा रहे हैं वो शव यात्रा को। गॉड्स टास्क टू मेक द हेवनली पीरियड परफेक्ट द अर्थन, उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया था, क्या छोड़ दिया था? कि जो उनका हेवनली पीरियड होगा या आफ्टर डेथ जो वो स्वर्ग में पहुँचेंगे, उस ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने का काम, टास्क जो काम था, किस पे छोड़ दिया? भगवान पे। परफेक्ट द अर्थन मतलब जो ज़मीनी ज़िंदगी वो जी रहे थे या जो एक सांसारिक ज़िंदगी जी रहे थे, उसको परफेक्ट करने का काम स्वर्ग में जाकर के किस पे छोड़ दिया था? भगवान पे, कि भगवान ही उनकी ज़िंदगी सँभालेंगे, बस वो अब लगे पड़े थे ज्ञान अर्जित करने में। डिड नॉट ही मैग्नीफाई द माइंड, और क्या उन्होंने अपने मन को विस्तृत नहीं किया? या क्या उन्होंने अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई विस्तृत नहीं किया? डेफ़िनिटली किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। शो क्लियर जस्ट व्हाट इट ऑल मीन, और उन्होंने ये भी बता दिया कि ज़िंदगी, इट का मतलब यहाँ पे क्या है? लाइफ़। उन्होंने ये भी क्लियरली बता दिया कि लाइफ़ का मकसद क्या है? वो मकसद क्या है? टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना ही यही ज़िंदगी का परम लक्ष्य है, ऐसा उन्होंने बता दिया। He would not discount life as fools do here, paid by installment, और जो एक फिलॉसफी है कि आफ्टर डेथ वी विल एंजॉय हेवनली लाइफ, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं फूल्स, वो छोटी-छोटी जो खुशियाँ उनको मिल जाती हैं इंस्टॉलमेंट टाइप की, कि हाँ किस्तों में जो खुशियाँ मिल गई हैं जिन यहाँ सांसारिक, वो उन्हीं में ही अपनी ज़िंदगी को गँवा देते हैं। वो अपनी ज़िंदगी जो स्वर्ग में जीने लायक है उसको परफेक्ट नहीं करते हैं। जो भी उनको खुशियाँ मिल जाती हैं इंस्टॉलमेंट में, वो उनको यहीं अर्जित कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी स्वर्ग में उनकी वैसी ज़िंदगी नहीं बनती है। ये एक फिलॉसफिकल अप्रोच है कि हाँ, अगर हमें अपनी ज़िंदगी सही बनानी है स्वर्ग वाली, तो डेफ़िनेटली हमें अभी जो सांसारिक लग्ज़रियस लाइफ़ जो है, वो हमें त्यागनी पड़ेगी। वी हैव टू वर्क हार्ड टू मेक आवर आफ्टर लाइफ परफेक्ट। He ventured neck or nothing, heaven's success found or earth's failure. He ventured, venture का मतलब क्या होता है? कहीं घूमना भटकना, neck or nothing, उनका ये मानना था कि या तो आप काम करो नहीं, और अगर करो तो या तो neck और nothing, या तो एकदम जैसे नहीं कहते सिर कटाने वाली मेहनत, या तो इतनी मेहनत करो या फिर आप कुछ नहीं करो। आप ढोंग मत करो, जो भी आपको अचीव करना है, जो सक्सेस आपको चाहिए, उसके लिए आप पूरे मनोयोग से लग जाओ, ये उनके गुरुदेव का मानना था। हेवन सक्सेस फाउंड और अर्थ फेलियर, या तो आपको स्वर्ग की तरह सफलता मिल जाएगी, या फिर आपको जो ज़मीनी हकीकत है, फेलियर है, वो आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं होंगे, ये उनका मानना था। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हेवन की सक्सेस पाने के लिए, स्वर्गीय सफलता, उसके लिए आपको जो
अभी जो असफलताएं हैं जमीन की, सांसारिक जीवन की, उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करके आपको उस स्वर्गीय सफलता को और ज़्यादा परफेक्ट बनाना पड़ेगा। ये इनके गुरुदेव का मानना था। विल्ट दाउ ट्रस्ट डेथ और नॉट, ही आंसर्ड। जब लोग उनसे पूछते थे कि आप तो बड़े ज्ञाता हैं, क्या आपका मृत्यु पर भरोसा है, तो वो कहते थे यस, यस, हाँ है। ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञाता हूं तो मैं मृत्यु में या इसमें भरोसा नहीं करता, मतलब डेथ में मुझे भरोसा है। हेंस विद लाइफ पेल ल्योर, लेकिन हेंस विद का मतलब यहाँ पे क्या है, त्याग देना। लाइफ जिंदगी की, पेल ल्योर का मतलब क्या है कि जो अभी क्षणिक खुशियां हैं उनको उन्होंने त्याग दिया है। मौत में तो भरोसा है, लेकिन जो क्षणिक खुशियां हैं उनको उन्होंने त्याग दिया है। किसके लिए? उस हेवनली सक्सेस के लिए जो उनको मिलनी है। दैट लो मैन सीक्स अ लिटिल थिंग टू डू, वो कहता है कि जो तुच्छ या छोटी वृत्ति या प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, जिनके छोटे छोटे सपने होते हैं, वो छोटे छोटे सपने देखते हैं, उनको पूरा कर लेते हैं। सीज इट एंड डज इट, वो छोटा सपना देखता है कोई व्यक्ति, उसको पूरा कर लेता है ना। जैसे बाजार जा करके कुछ खाना है तो खा लिया, एक छोटा सपना हो गया। या कोई छोटा मोटा काम, छोटी सफलता, उसको प्राप्त कर लिया, कंप्लीट हो गया। बाजार वाली बात मैंने मजाक में कही है, ऐसा कुछ सपना नहीं होता। बाजार जाना कोई सपना होगा किसी का? नेवर। दिस हाई मैन, लेकिन यह इनके गुरुदेव जो कि उच्च वृत्ति के इंसान थे, विद अ ग्रेट थिंग टू परस्यू, अपने मन में एक महान लक्ष्य को लेकर के चलते थे। डाइस और ही नोस, और ऐसे में कई बार क्या होता है कि इससे पहले कि उस अपने महान लक्ष्य को पा पाए, प्राप्त कर पाए, उससे पहले ही उनकी सांसें रुक जाती हैं, जो कि इनके गुरुदेव के साथ हुआ। दैट लो मैन गोज ऑन एडिंग वन टू वन, हिज 100 सून हिट, और जो तुच्छ वृत्ति के इंसान हैं या छोटी सोच के व्यक्ति हैं, वो एक एक करके जोड़ते जाते हैं और सैकड़ों उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, है ना। जैसे क्रिकेट में कहा जाए तो कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं, सिंगल सिंगल टुक 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 करके सेंचुरी बनाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि आए और एकदम रिस्क लेके खेलते हैं, कई बार उनकी सेंचुरी नहीं भी बनती है क्योंकि रिस्क ले रहे हैं। कई बार उनकी सेंचुरी बनती है तो बहुत जल्दी बन जाती है। ठीक उसी हिसाब से जो छोटे छोटे लोग हैं, जो बहुत ज्यादा ग्रेसफुल नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे सपने देखते हैं और बहुत ही सैकड़ों उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। दिस हाई मैन, लेकिन जो महान वृत्ति के लोग हैं जैसे इनके गुरुदेव की तरह, एमिंग एट अ मिलियन मिसेस एन यूनिट, तो ऐसे लोग ऐसे छोटे छोटे जब मिलियंस ड्रीम्स मिला लो, उन मिलियंस ड्रीम्स के बराबर एक सपना देखते हैं। और मिसेस एन यूनिट का मतलब छोटे छोटे सपनों को मिस कर देते हैं। बस जैसे लाखों सपने जोड़ करके जो एक मिलियन ड्रीम्स बनता है, वैसे सपने देख करके अपने काम को आगे बढ़ाते हैं इनके गुरु की तरह जो लोग होते हैं। छोटा सपना वो नहीं देखते। दैट हैज द वर्ल्ड हियर, शुड ही नीड द नेक्स्ट, और दैट मतलब वह आदमी हैज द वर्ल्ड हियर, जो यहीं अपनी जिंदगी जी लेता है सांसारिक, शुड ही नीड द नेक्स्ट, तो क्या उसको जो स्वर्गीय जिंदगी है उसकी जरूरत पड़ेगी? डेफिनेटली नॉट। लेट द वर्ल्ड माइंड हिम, और अगर उसको जरूरत पड़ेगी उस स्वर्गीय जिंदगी को परफेक्ट बनाने की, तो क्या करना पड़ेगा? उसको अभी की जो जिंदगी है सांसारिक, उसको सुधारना पड़ेगा, जो कि छोटा आदमी नहीं करता है। वो नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि अभी जो है वही, उसी में खुश रहता है और उसी में ही वो अपने जो है सांसारिक खुशियों को एंजॉय करता है, बहुत ज्यादा नहीं सोचता। छोटी सोच का व्यक्ति। दिस, लेकिन थ्रोस हिमसेल्फ, दिस मतलब जो महान व्यक्ति है, थ्रोस हिमसेल्फ ऑन गॉड, वो भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है। एंड अनपरप्लेक्स्ड, और बिना परेशान, सीकिंग शैल फाइंड हिम, डेफिनेटली बिना परेशानी से ढूंढते ढूंढते एक न एक दिन भगवान को पा ही लेता है, जो कि छोटा व्यक्ति नहीं कर पाता। सो विद द थ्रोटलिंग हैंड्स ऑफ डेथ एट स्ट्राइव, इसलिए इनके गुरुदेव, ऐसा लग रहा था कि मौत से उनका संघर्ष, स्ट्राइफ चल रही है। जैसे जॉन गर्ल्सवर्दी का जो प्ले है हड़ताल वाला, स्ट्राइफ, ठीक उसी हिसाब से एक संघर्ष उनका चल रहा है। थ्रॉटलिंग मतलब उनके गले में आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हैंड्स, गला घोंट रही है मौत अपने हाथों से उनका। ग्राउंड ही एट ग्रामर, जब मौत के हाथ उनके गले पर थे, थ्रॉटल, तब उनका ध्यान कहाँ था? वो पूरी तरह से उस ग्रामर में, व्याकरण में, जो ग्रीक भाषा का जो व्याकरण है उसमें वो लगे हुए थे, डूबे हुए थे। टिल थ्रू द रैटल, रैटल का मतलब क्या है कि जो उनकी आवाज है गले की, वो शुद्ध रूप से नहीं आ पा रही है। वो बीमार तो पहले से ही थे, ऐसा लग रहा है कि वो हकला रहे हों। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर राइफ, लेकिन फिर भी उनके मुंह से जो ग्रामेटिकल टर्म्स से, राइफ का मतलब क्या होता है? पके हुए या शुद्ध रूप से निकल रहे थे। भले ही मौत
उनके गले को दबा रही थी, एक पर्सनिफाई टाइप उन्होंने किया है मौत को, लेकिन फिर भी उनके शब्द जो निकल रहे थे वो क्या थे? वो ग्रीक लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्याकरण के पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, जो कि शुद्ध रूप से निकल रहे थे। और वो क्या-क्या थे? व्हाइल ही कुड स्टैमर, हकलाते हुए वो कहते थे, ही सेटल्ड होतीस बिज़नेस लेट इट बी प्रॉपर्ली बेस्ड ऑन। होती का मतलब क्या है? बिकॉज़, कि हाउ टू यूज़ बिकॉज़ इन अ सेंटेंस प्रॉपर्ली, एंड हाउ टू यूज़ ऑन का मतलब क्या होता है? हेंस, अतः। बिकॉज़ ये शब्द पहले का मतलब है क्योंकि, और दूसरे का मतलब है देयरफॉर, अतः, कि इन शब्दों का सही इस्तेमाल व्याकरण में वाक्य में कैसे करना है, ये वो बता रहे थे इवन एट द डेथ बेड, मरते हुए भी। गेव अस द डॉक्ट्रिन ऑफ एंक्लिक्टिक, डी का मतलब ये जो ग्रीक टर्म है इसका इस्तेमाल एक वाक्य में कैसे किया जाए, ये भी उन्होंने सिद्धांत मरते वक्त भी दे दिया। डेड फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और पूरा उनका जो कमर है, कमर से नीचे का जो पूरा हिस्सा है वो पैरालिसिस हो चुका था, फिर भी वो ऐसे सिद्धांत दे रहे थे, या तब भी उनके मन मुंह से ग्रामेटिकल वर्ड्स निकल रहे थे जो कि पूरी तरह से शुद्ध थे, जो उनके नॉलेज का प्रतीक थे, किस तरह से उन्होंने चीजों को सीखा हुआ था इतना अच्छे तरीके से। वेल, हियर इज द प्लेटफॉर्म, आ गए हम प्लेटफॉर्म मतलब उस जगह पर जहां इनको अपने गुरुजी को दफनाना है। हियर इज द प्रॉपर प्लेस, यही उपयुक्त जगह है जहां उनको दफनाया जाएगा। हेल टू योर परल्यूस ऑल, ये हाई फ्लायर्स ऑफ द फीदर्ड रेस, swallows एंड curlews। swallows से अवाबिल होता है, curlews एक जो जल मुर्गी होती है काली सी, एक उड़ने वाली, उसको कहा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे पक्षियों, तुम्हारी ये जो परल्यूस का मतलब क्या है, जो बाउंड्री है इस एरिया की, इस ऊंची जगह की, जो मैं तुम सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने गुरुदेव के लिए जो जगह चाहिए थी वो मिल गई है। तो मेरा आप सबको अभिवादन, प्रणाम। पक्षियों, तुम्हारे इस एरिया, इस बाउंड्री को प्रणाम, जो तुम्हारे उस हाई फ्लाइंग रीजन्स मतलब जो उड़ते हो उसका एक हिस्सा है ये जगह। हियर इज द टॉप पीक, ये सबसे ऊंची चोटी है। द मल्टीट्यूड बिलो, और मल्टीट्यूड क्या कह रहा है? जो कॉमन लोग हैं उनके लिए ये सबसे ऊंची चोटी पे हम आ चुके हैं। और नीचे कौन सो रहा है? कॉमन लोग, वही अनलेटर्ड, अनएजुकेटेड, वल्गर, जिनको वो कह रहे थे, सभ्य लोग नीचे प्लेन में रह रहे हैं, हम इस ऊंची चोटी पर आ चुके हैं। लिव फॉर दे कैन देयर, वो कहते हैं जियो तुम लोग वहीं, क्योंकि वो लोग वहां, देयर का मतलब क्या है? इग्नोरेंस के साथ जी सकते हैं। दिस मैन डिसाइडेड नॉट टू लिव बट नो, लेकिन यह जो आदमी था हमारा गुरु, डिसाइडेड उसने निर्णय किया, नॉट टू लिव, सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बट टू नो, कि जिंदा कैसे रहा जाए, मतलब व्यावहारिक रूप से किस तरह से जिंदगी अच्छे तरीके से जी जाए, ज्ञान को अर्जित करते हुए, वो उन्होंने सीखा था। सिर्फ यही नहीं कि जस्ट ब्रीदिंग इज लाइफ, सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, बट कैसे जिया जाए ये उन्होंने सिखाया और सीखा। वेरी दिस मैन देयर, क्या हम उस आदमी को वहां दफना देते उस प्लेन एरिया में, अमंग द बल्गर रेस, उन असभ लोगों के बीच में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो गुरु है वो बहुत ही उच्च वृत्ति के थे, और उनको ऐसे उच्च स्थान की जरूरत थी जहां हम उनको लेकर आए हैं। हियर, यहाँ, हियर दिस प्लेस, इस ये जगह, वेयर मीटियर्स शूट, जहां तारे जो हैं वो उड़ रहे हैं, क्लाउड्स फॉर्म, बादल बन रहे हैं, लाइटनिंग्स आर लूजेंट, और जो बादलों से बिजली कड़क रही है। ये ऐसी जगह है क्योंकि बहुत ऊंची जगह है जहां पर उनको सितारे टूटते दिख रहे हैं, उड़ते हुए बादल बन रहे हैं, लाइटनिंग्स जो है गरज रही है, बिजली दिख रही है उनको चमकती हुई। स्टार्स कम एंड गो, सितारे आते हैं बुझ जाते हैं, मतलब शाम को तारे खिलते हैं, सुबह बुझ जाते हैं। लेट जॉय ब्रेक विद द स्टॉर्म, और जो तूफान आएगा उस तूफान से हमारे गुरुदेव की आत्मा को क्या मिलेगा? जॉय, आनंद मिलेगा उस तूफान की आवाज में जो यहाँ पर चलेगा, दिखेगा। पीस लेट द ड्यू सेंड, ये एक प्रेयर है जो कर रहे हैं अपने गुरुदेव की आत्मा के लिए। और जो रात होगी, ड्यू नाइट, जब ओस गिरती है, तो वो जो शांति होगी वो हमारे गुरुदेव की आत्मा को मिलेगी, मतलब तूफान से उनको क्या मिलेगा? आनंद। और रात जो ओस वाली होगी वहां से उनको क्या मिलेगी? शांति, उनकी आत्मा को, उनको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। लॉफ्टी डिजाइन्स मस्ट क्लोज इन लाइक इफेक्ट्स, इसके अलावा ये जो पहाड़ियां हैं जो बहुत ज्यादा लॉफ्टी हैं, वो उसी हिसाब से प्रभाव डालेंगी जैसे कि हमारे गुरुदेव की जो क्वालिटीज थी, जिस तरह से उच्च पहाड़ियां हैं, वो हमारे गुरुदेव की उच्च जो मतलब गुण थे, उन उच्च गुणों से अच्छे से मिलान खाएंगी। जिस तरह से उनके गुण उच्च थे, ठीक उसी तरह से ये जो आसपास की पहाड़ियां एरिया वो सब उच्च हैं।
क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर। लॉफ्टली लाइंग, और हम उनको यहाँ दफनाएंगे तो वो किस तरह से पड़े रहेंगे, एक उच्च रूप से, श्रेष्ठ रूप से। लीव हिम स्टिल लॉफ्टियर देन द वर्ल्ड सस्पेक्ट्स। लिविंग एंड डाइंग मतलब जो लोग उनको संदेह करते थे कि वो कितनी तरह, लिविंग एंड डाइंग कि किस तरह से वो जी रहे हैं, कैसे वो मर गए, तो लोगों के सस्पेक्ट या लोगों की उम्मीद से भी ज्यादा उच्च वो हम उनको यहाँ छोड़ के जाएंगे। ये बात फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जो लोग उनको शक करते थे कि उनका गुरु कैसे जी रहा है, तो जब वो यहाँ दफना के चले जाएंगे इतने उच्च जगह पर, तो लोगों की उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ रूप से वो यहाँ पर एक जो सर्वोच्च या सर्वोच्चता है उसको वो प्राप्त कर लेंगे उनके गुरुदेव आफ्टर वेरियल, जो उनको दफनाने के बाद, जो लोगों की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा उच्च होगी वो सर्वोच्च या श्रेष्ठता जिसको वो अचीव कर लेंगे। तो ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन इस पोएम का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।